दोस्तों मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के सेकेंड ही चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था और जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दोस्तों हमारे जो दोस्त नए जुड़े हैं कृपया उसको मैं सूचित करना चाहूंगा कि 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो भी हमारे दोस्त नए हैं कृपया जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं वो वीडियो। दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए आज क्लास देख लेते हैं। दोस्तों आज हम 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा नोट पॉइंट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में था। दोस्तों राजस्थान में जयपुर नामक स्थान है, वहीं पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम जी। चलिए दोस्तों हम अपना टेक्स्ट बुक से आज आप लोग का ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों टेक्स्ट बुक मेरे पास है, पढ़ के आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का क्लास। जन्म दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी। इसका जो निधन दोस्तों 12 सितंबर 1922 ईस्वी। दोस्तों इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में एवं मूल निवास गुलेर नामक ग्राम जिला कंगारा हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा में गुलेर नामक जगह पे मूल निवास था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो इसको आगे पढ़ लेते हैं। इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। दोस्तों इसके शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा कब प्रारंभ किए, क्या किए नहीं किए, शिक्षा पर लेते हैं। दोस्तों बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। दोस्तों 1899 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद और कोलकाता से विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और मैट्रिक के एग्जाम दिए और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी इंटर का एग्जाम कंप्लीट किए। चलिए आगे देख लेते हैं। 1903 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट से अपना बीए कंप्लीट कर लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए इसके कुछ विरीति पढ़ लेते हैं, क्या क्या विरीति है। दोस्तों 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आ गए। दोस्तों अभिभावक होता है गाइड करने वाला, उसके माता पिता की तरह देखभाल करने वाला। तो दोस्तों 1940 ईस्वी में उन्होंने जयपुर दरबार में खेतरी नामक नाबालिग राजा का अभिभावक, नाबालिग राजा का अर्थ हुआ दोस्तों 21 वर्ष से छोटा जो होता है उसे नाबालिग कहते हैं। तो दोस्तों वहां के राजा जो थे 21 वर्ष थे, छोटा था, तो उसी के अभिभावक के रूप में हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वहां पे प्रस्तुत हुए, वहां गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अजमेर में गए थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। दोस्तों 1916 ईस्वी में उन्होंने अध्यापक यानी अध्यक्ष भी रहे, वो भी संस्कृत विषय में। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और मनिंद्र चंद्र नित पाठ के प्रोफेसर भी रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने कुछ संपादन भी किए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या संपादन किए हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। समालोचन काशी नागरी प्रचार की पत्रिका। दोस्तों ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक बार इसको मैं दोहराना चाहूंगा। संपादन दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के समालोचन काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। चलिए आगे देख लेते हैं।
दोस्तों चंद्रधर शर्मा अपना ही कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत किए हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों रचनाएं परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग गौर से जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों रचनाएं पढ़ने जा रहा हूं मैं। कहानी, दोस्तों कहानी में इसका रचना है सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किए थे। बुद्ध का कांटा इन्होंने ये भी 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किए, और उसने कहा था इन्होंने 1915 ईस्वी में प्रस्तुत किए। प्राच्य विद्या एवं इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध लेखन। दोस्तों कछुआ धर्म, मोरिस मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाप्रिय आदि प्रमुख निबंध। दोस्तों ये कुछ प्रमुख निबंध है। दोस्तों इन्होंने कुछ अपना प्रमुख निबंध यानी निबंध भी लिखे हैं, वो भी प्रमुख यानी अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके निबंध का नाम कुछ इस प्रकार है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़। दूसरा है दोस्तों खोज की खाज। तीसरा है दोस्तों क्रियाहीन हिंदी। चौथा है दोस्तों वैदिक भाषा। पांचवा है दोस्तों मैं प्राकृतपन इत्यादि दोस्तों टिप्पणियां भी प्रकाशित किए। चलिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, एक कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी थी इन्होंने। चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरणों में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। दोस्तों हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक में गिने चुने जाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकांड विद्यमान थे। दोस्तों वो अपने समय का संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी विषयों में प्रकांड यानी बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। दोस्तों उन्होंने हिंदी में अपनी रुचि बनाए रखी, अपने लेख और टिप्पणियां लिखते रहे, वो भी बहुत सारे। चलिए आगे देख लेते हैं। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है जो कि आपके बिहार बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वे दोस्तों द्विवेदी जी एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। सॉरी दोस्तों, वे दुर्वेदी युग है। दोस्तों वे दुर्वेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य थे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार और बहुमान्य व्यक्ति थे, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्वेदी युग। चलिए आगे देख लेते हैं। गूढ़ और विध्वस्त हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपना कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वह अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार दोस्तों क्या कहना चाहते हैं। वे अपने युग के दोस्तों बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही अच्छे समर्थक लेखक थे, बहुत ही समझदार लेखक थे, बहुत ही अच्छे लेखक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। दोस्तों यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है कि गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्हीं के बल पर कहानी के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानी विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे रचनाएं प्रतीत है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति
का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संघान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानी लिख सका। दोस्तों इन्होंने कहानी जो लिखे हैं संतुलित संघान के साथ आधुनिक कथ्यों मतलब मॉडर्न युग का भी अपनी बात यानी कहा है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली आश्चर्य से भरने वाली रचनात्मक घटना है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है यह दोस्तों चमत्कार है, चमत्कार के जैसे आश्चर्य जनित मतलब आश्चर्य होने वाली रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कहानी आपकी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतिक सरीखी प्रतीत होती है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों बहुत ही ताजा है, फ्रेश टाइप का इसका कहानी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहने का अर्थ है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है, इनके विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों अर्थ है कि इस विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण समय के साथ था और रहेगा भी आगे भी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर हो गई, अमर रचना है, अमर हो गई, अमर रहेगा। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों हम जो उसने कहा था 12th के चैप्टर जो है दोस्तों दूसरा, ये बहुत ही रोमांचक और अमर, बहुत ही दिन मतलब समझिए अमर तरह का रचना है उसकी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन और उठाना है कि दोस्तों उसने कहा था क्या है, तो दोस्तों सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कहानी। चलिए आगे देख लेते हैं। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। दोस्तों यहाँ एक और क्वेश्चन उठाया जाता है कि उसने कहा था डैश का पत्थर माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मील का पत्थर माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह कलजयी रचना है, तो यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया कि यह किस रचना है, यह एक कौन सी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलजयी रचना। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। दोस्तों प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय को तो सभी जानते होंगे, वो उसने कहा था इस पे अपना एक फिल्म भी बना लिए। तो चलिए दोस्तों सोच सकते हैं आप कितना अच्छा ये कहानी है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसके अनेक नाट्य रूपांतरित हो गए हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों नाटक वगैरह सब जो होता है ये अनेक रूप में उसने कहा था कहानी का डुप्लीकेट अर्थात दूसरा नकल बनाया गया, नाटक किया गया इस कहानी पे। चले आगे देख लेते हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्ग्रमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों स्वाभाविक उत्ग्रमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। इसका कहना यही है कि अभिव्यक्ति इस कहानी का कहने वाला है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों अमृतसर नामक एक जगह है, शायद बहुत आदमी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। अमृतसर नामक बाजार है दोस्तों, वहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। जहां 12 वर्ष का लड़का, दोस्तों जहां 12 वर्ष का लड़का जो कि नाबालिग लड़का है, लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को टोंगे के नीचे आने से बचाता है। दोस्तों टोंगा जो होता है हमारे बहुत बुजुर्ग लोग जानते होंगे, हमारे दादा वगैरह सब, टोंगा जो होता था दोस्तों वो एक रिक्शा में एक घोड़ा वगैरह सबको बांध दिया जाता था, तो उसे ही टोंगा कहा जाता है। और ऊपर से उसमें छतरी वगैरह सब रहता है, उसे ही टोंगा कहा जाता है। तो टोंगे के नीचे आने से
हमारे लहना सिंह ने उस बचिया को 8 वर्ष की लड़की को बचा लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुरमाई, कुरमाई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी हो गई है। दोस्तों मंगनी का अर्थ होता है एंगेजमेंट, जैसे इंग्लिश में होता है तो बहुत सारे लोग जानते होंगे जो भी फिल्म वगैरह सब देखते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़की धत्त कहकर भाग गई। दोस्तों लड़की धत्त कहकर भाग गई। चलिए आगे देख लेते हैं। एक दिन वह धत्त कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। देखते नहीं या रेशम की फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रत रह जाता है कि इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्च पर हुआ था। दोस्तों उस लड़की जो है उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध मोर्च में उसकी लहना सिंह और उस लड़की की मुलाकात हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। वह याद करता है कि छुट्टियों के बाद से लांग पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। दोस्तों उन्होंने छुट्टी के समय में कुछ पल सूबेदार हजारा सिंह के घर पे बिताए थे, गए थे। पहले आगे देख लेते हैं। वहां सूबेदारी ने उसे एक एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे तो सभी समझते हैं, वैसे बेटे का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों बोधा का ख्याल रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने कहा पति और बेटे का बहुत अच्छे तरीका से देखभाल करना, ख्याल रखना। आगे देख लेते हैं। जरा सूबेदानी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। दोस्तों अमृतसर में जिसको टोंगा से बचाया था हमारे लहना सिंह जी, ये वही लड़की थी जो कि पहले विश्व युद्ध में मिले थे मोर्च में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। लहना सिंह सूबेदानी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय से सजाए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारों सिंह और बोधा की रक्षा की। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि युद्ध में उन्होंने हजारों सिंह को बचाए तथा बोधा यानी बेटे को बचाए। चलिए आगे देख लेते हैं। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष और रचना संरचन करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाट्यकता मतलब नाटक जो हुआ है दोस्तों, जो मन पर अपने उत्कर्ष और संरचन जैसे बनाते हैं, जो मन को अट्रैक्ट करते हैं, उत्कर्षण पैदा करते हैं दोस्तों, उन्होंने गतिशीलता और कारण जबरदस्त असर डालती हैं दोस्तों। अच्छे अट्रैक्शन डालते हैं, अच्छे अट्रैक्ट करने वाले बात सब बोले गए हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आवाज है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह प्रभाव विनती जो कहानी का मन मानी जाती है दोस्तों, यही सब बात कहानी का मान मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राण के भांति मानी जाती है, जो कहानी का प्राण माना जाता है, मन माना जाता है, जो बोलिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उसका अद्भुत रचाव, अद्भुत मतलब बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बहुत ही अच्छी तरह से रचना करने वाले ये कहानी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बाधा लेता है और कहानी का उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। दोस्तों कहानी में उत्कर्ष बिंदु बहुत आते हैं, पर उन्होंने लास्ट तक पहुंचाकर ही विराम लिया, स्टॉप लिया, रुके। चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु तब कहानी का प्रभाव मन से गूंजता रह जाता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब दोस्तों तब कहानी बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं, मन से गूंजने लगते हैं, मन में अच्छा लगने लगता है, कान को सुनने में अच्छा लगने लगता है। चलिए दोस्तों एक छोटा सा रामचंद्र शुक्ल की वाणी है हमारे टेक्स्ट बुक में, यानी 12th के जितने भी बिहार बोर्ड के दोस्त हैं सभी के टेक्स्ट बुक में दोस्तों, वो भी पढ़ के सुना देता हूं आप लोग को। उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर
भावुक का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ सुपठित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बार बार हुआ करती है, उस पर उसमें भीतर से प्रेम एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जता, प्रगल्भता, वेदना भी विभत्स विवृत्ति नहीं है। रुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये कोटेशन जो है दोस्तों, ये वाणिज्य दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, हमारी टेक्स्ट बुक 12th में बिहार बोर्ड में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसने कहा था कहानी के लेकर हाजिर होंगे दोस्तों कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों आज